अब इसको छोड़िए, हमको बढ़ने दीजिए थोड़ा आगे। हो गया संसदीय कार्य मंत्री भी बोल दिए, सरकार का भी बात अब तक आ गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं है, फिर आप एक जगह से ट्रांसफर करके उसकी इच्छा नहीं होती तो दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया था अध्यक्ष महोदय। अच्छा, ये तो संदेश है अध्यक्ष महोदय। चलिए वो उठ गया। चलिए प्रदीप जी पूछिए। सिन्हा जी, हो गया क्यों कहा, आप समझ में आ गई? चलिए प्रदीप जी। अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न सामने है सभापटल पर, राज्य के 90 से 95% आबादी दलित, आदिवासी और बैकवर्ड अल्पसंख्यकों के हित में है। 3 खंडों में इसके उत्तर आए हैं। दूसरे खंड के उत्तर सरकार ने कल ही दिया था। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कहा कि हम अगले वित्तीय वर्ष में जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन खंड 3 पर सरकार ने चुप्पी साध ली है कि जो हमने कहा है कि 93वां जो संशोधन है, 93 तो जो संशोधन है, उस पर सरकार का कोई उत्तर नहीं आया है। और जो मैंने पहले खंड का उत्तर चाहा था 27% आरक्षण पर, सरकार ने उत्तर में यह अंकित की है कि भाई हमने 11/11/2022 को ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 12%, एसटी के लिए 28%, कुल 77% एवं 10% ईडब्ल्यूएस विगत 2 वर्ष पहले ही महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह 50% की सीमा को पार करता है? सबके ध्यान में है, क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि देश में केवल एक तमिलनाडु राज्य है जहां 69% इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आरक्षण है, और अगर बस 10 ईडब्ल्यूएस को लगा दे तो 79%। जहां 50% की लिमिट को पार किया वो मात्र एक राज्य है तमिलनाडु, तो वहीं से खराब होगा। बोलिए, ठीक आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, बोलिए। अच्छा, और वो कुल 69% से 79% होता है अध्यक्ष महोदय। और सरकार के ध्यान में होगा कि लंबे संघर्ष के बाद तमिलनाडु ने इस पर विजय पाया कि 31 अगस्त 1994 को जब प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, उस समय वहां पार्लियामेंट में बिल पास हुआ अध्यक्ष महोदय। शंकर दयाल शर्मा महामहिम राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पर मुहर लगाई। 2001 में जिसकी चर्चा कल सुदीप सोनू जी माननीय मंत्री जी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको 73% करने का प्रयास किया। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती, अध्यक्ष महोदय, यहाँ भी सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, तो उस समय इसको 9वें सूची में डाल के उस पर मुहर लगाया जा सकता था। मेरा और यहाँ दुखद समाचार क्या है, हम सबके लिए तर्क भी है, दुखद समाचार भी है कि 7 ऐसे जिले हैं जिन जिलों में जैसे गुमला, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिम चाईबासा, दुमका, ये तमाम जो जिले हैं अध्यक्ष महोदय, लातेहार, इन 7 जिलों में हमें 0% आरक्षण है जिला संवर्ग नौकरियों में। तो हमारे तर्क भी मजबूत है, तो हमें 9वीं सूची में डाल करके हमें 27% आरक्षण मिल सकता था। मैं सीधा प्रश्न करता हूं कि 2 वर्षों से लंबित है, तो सरकार हमें बताए कि भाई कोई आपके सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि उस समय भी जब माननीय शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, भले ये करुणानिधि ने बिल को लाया कि मैम करुणानिधि ने, लेकिन जयललिता मुख्यमंत्री के नाते एक टीम बना के गई थी शंकर दयाल शर्मा जी के पास, जिसके कागजात भी मेरे पास है, और नरसिंह राव जी से भी उन्होंने भेंट किया था प्रधानमंत्री के, जबकि दोनों 2 विपरीत विचार के थे, फिर भी भेंट की और उन्हें तमिलनाडु में ये मिला। क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल इस महागठबंधन का
कोई एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने इस राज्य हित में, जहां ओबीसी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण लंबित पड़ा है, कोई एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर के इस लंबित मामले का सुलझाने के लिए जाना चाहे कि पहला प्रश्न ये है, सीधा सा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन विषयों को सदन के समक्ष रखा है ध्यानाकर्षण के माध्यम से, ये बात सही है कि कोर्ट के निर्णय के कारण से 27% का आरक्षण घट रहा, और इस संदर्भ में 2002 में ही झारखंड सरकार ने संकल्प निकाल करके इन चीजों को लागू करने का प्रयास किया। जो 93 संशोधन इसी के आलोक में था कि शैक्षणिक संस्थानों में यह आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो, उसको लेकर के ये चीजें आई थी। लेकिन अभी जो माननीय सदस्य का सवाल है कि इस संदर्भ में जैसे तमिलनाडु में प्रयास हुआ था, विपक्षी दल के जो सरकार थी उसके बावजूद भी उन्होंने इस संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से मिलकर के अपना पक्ष रखा था। क्या सरकार चाहती है? माननीय सदस्य का ये सवाल था। तो चूंकि ये नीतिगत मसला है और इस पर सरकार कृत संकल्पित है और हम लोग ने विधानसभा से इसको पारित करके भेजा भी है ताकि 9th शेड्यूल में शामिल हो और तमिलनाडु की तरह हम लोग को भी उसका लाभ मिल सके। तो इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे माननीय सदस्य को कि इस पर विचार के बाद हम लोग इस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल अभी इस पर अग्रतर कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर सांकेतिक निर्णय विचार के बाद ही इस पर कोई निर्णय हम लोग ले सकते हैं। हमें कुछ समझ में आया नहीं, इस पर विचार क्या करना है? राज्य हित में आपका एक प्रतिनिधि मंडल सरकार का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगर अपने प्रधानमंत्री के पास, अपने राष्ट्रपति के पास जाएगा इन विषयों को लेकर के, इसमें विचार का कहा है? सरकार घोषणा करे कि भाई हम राज्य हित में जाएंगे, किसी के पास भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के पास भी हाथ जोड़ सकते हैं। मेरे राज्य हित का सवाल है, मैं तो इतना जानना चाह रहा हूँ, आपको दिक्कत क्या है? ऐसा थोड़ा कि इसमें दिल्ली जाएंगे तो आपको घर से भाड़ा लगेगा, भाड़ा भी सरकार का ही लगेगा, जनता का ही पैसा जाएगा। आप राज्य हित में जाना चाहेंगे कि नहीं? केवल इतना आपसे प्रार्थना है मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य हित का ही सवाल है, इसलिए विधानसभा से हम लोग ने इसको पारित करके भेजा है और चिंता व्यक्त किया है कि इसको जब भी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उस आलोक में इसको चेक। इससे पहले तो हमारी आरक्षण की सीमा अधिक थी, लेकिन कोर्ट का निर्णय के आलोक में ही ये जो आरक्षण की सीमा घट करके 50% आई। अभी ईडब्ल्यू के कारण से अभी 10% बढ़ा है, 60% है। इस संबंध में तो उच्च शिक्षा, कार्मिक विभाग सभी ने इसका संकल्प निकाला, लेकिन फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं तो इस पर सरकार गंभीरता से विचार करने के बाद इस पर कोई निर्णय ले सकेगी। क्या निर्णय लेगी सरकार? हम तो समझ नहीं पा रहे आपके उत्तर को। आपको बोले कि ना जाएंगे तो हो गया, कि नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कह दे कि जाएंगे। ये तो दो ही इसके है, यस और नो। अगर नहीं जाएगी सरकार, बोलते नहीं जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने कहा कि नहीं जाने की तो बात हमने नहीं कही है, विचार करने के बाद सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी तो हम लोग जा सकते हैं। सही बात, ठीक है। अच्छा, जा सकते हैं, मैं जाएंगे निश्चित नहीं है, हो गया। नहीं, दूसरा प्रश्न मेरा ये है, इसमें दो खंड और है कि जिस 93वें संशोधन पर जिस पर सरकार ने चुप्पी साधी है, हमें लगता है या तो छूट गया होगा ध्यान से, क्योंकि ये तो सामान्य प्रश्न ही है कि 93वां जो संशोधन है क्या इस राज्य में, क्योंकि 93वें संशोधन अध्यक्ष महोदय 2005 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब आया कि भाई हायर एजुकेशन में भी आरक्षण मिले, ओबीसी को, एससी को, एसटी को एडमिशन में, उसके लिए संशोधन आया जो संविधान के 15 खंड 5 के रूप में जुटा, आपके नॉलेज में होगा ही। तो क्या यह इसके बाद फिर कोर्ट के मामले हुए, 2000 कोर्ट में कोर्ट का भी फैसला आया कि भाई ये सरकार ने जो कहा है ये विधि सम्मत है। केवल ओबीसी पर उन्होंने एक लाइन खींचा कि क्रीमी लेयर के लोगों का एडमिशन इस आरक्षण के दायरे में नहीं होगा, जैसे मेरे नॉलेज में है, और यही सच भी है। तो क्या ये इस राज्य में प्रभावी ढंग से लागू है कि नहीं, हायर एजुकेशन में, व्यावसायिक शिक्षा में? और नहीं है तो सरकार इसे अक्षर से लागू करना चाहती है कि नहीं, ये मेरा सीधा सवाल है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में 2019 में
सरकार ने संकल्प निकाला और ये जो कोर्ट का निर्णय था 93 संशोधन का, उसको पारित करने के लिए संकल्प निकाला और शिक्षण संस्थानों में उनको उसका आरक्षण मिल रहा है। कार्मिक विभाग से और शिक्षा विभाग से भी ये संकल्प जारी है देश में। मतलब प्रभावी ढंग से है और नहीं है तो चेक एंड बैलेंस के लिए सरकार इसको एक बार दिखाएगी कि नहीं भाई प्रभावी है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसको हम लोग दिखवा लेंगे कि प्रभावी ढंग से ये लागू है कि नहीं है, इस पर फिर से हम लोग देखेंगे। और अंतिम खंड जो हमने कहा जो वो ये है, हमने कहा कि भाई सभी के लिए आपने मंत्रालय दिया, अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग मंत्रालय है, एसटी के लिए भी अलग मंत्रालय है, आपके एससी के विचार के लिए भी अलग मंत्रालय है। क्या पिछड़ों के लिए जो गठबंधन महागठबंधन की घोषणा में है कि बैकवर्ड क्लासेस मिनिस्ट्री, क्या सरकार का गठन करना चाहती है, जिस पर आपने उत्तर में कहा कि हमारे मंत्रालय है, उन्हीं मंत्रालयों से काम चल रहा है। मैं सरकार के सामने ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अलग मंत्रालय है, ओबीसी बहुजन कल्याण विभाग, कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा 5 प्रदेशों में है। क्या जो महागठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र में डाला था कि हम पिछड़ों के लिए इस राज्य में अलग मंत्रालय का गठन करेंगे, क्या सरकार आने वाले भविष्य में इस पर विचार करेगी? बस ये मेरा सीधा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार पिछड़े वर्गों और अन्य अल्पसंख्यक, दलितों, अनुसूचित जातियों सबके लिए समर्पित है, कल्याण के लिए और कृत संकल्प भी है। और मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) में ये प्रावधान की गई है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल और मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। लेकिन अनुसूचित जिलों के, अनुसूचित क्षेत्र के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों में एक स्पेशल अनुसूचित जनजाति का मंत्री प्रभार होंगे और उसके साथ पिछड़ी जाति और अन्य विभागों का भी प्रभार हो सकते हैं। क्योंकि ये व्यवस्था इस राज्य में है, अनुसूचित जनजाति का मंत्री या है और उसके साथ में पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग कल्याण का भी उनके पास प्रभार है। इसलिए सरकार इनके ये के लिए कल्याण के लिए समर्पित है और ये व्यवस्था यहाँ लागू है। व्यवस्था लागू है, कल्याण काम कर रहे हैं आप, लेकिन विभाग अलग नहीं है। मेरे कहने का आप मतलब समझिए, आप कल्याण सरकार के पास, मान्य सदस्य, सरकार के पास जो व्यवस्था है उनके लिए व्यवस्था उन्होंने बताया, हम व्यवस्था अलग मांगते हैं। आप हम कह रहे हैं कि पिछड़ा विभाग अलग हो पिछड़ों के कल्याण के लिए। जो अन्य राज्यों के हमने उदाहरण दिए, महाराष्ट्र में भी है, उड़ीसा में भी आपके शेड्यूल 5 है, वहां भी अलग विभाग है। उड़ीसा तो शेड्यूल 5 के अंतर्गत आता है, उनके कई क्षेत्र। तो क्या यहाँ अलग विभाग पर सरकार विचार करेगी आने वाले दिन में? हम ये नहीं करें कि कल ही आप घोषणा कर दें, क्या विचार करेगी सरकार? माननीय मंत्री जी, क्योंकि ये माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में इस तरह की बात है, लेकिन चूंकि ये संवैधानिक प्रावधान का मामला और खास करके झारखंड के लिए प्रावधान किया गया है संवैधानिक रूप से, तो इसलिए और ये प्रावधानित है भी और ये काम भी कर रहे हैं सबके कल्याण के लिए, इसलिए अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। चलिए, प्रभारी मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।